हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सीटेट 2024 के लिए सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उनमें से हम थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ना उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कॉपी पेन उठाइएगा और नोट करते जाइएगा, क्योंकि यदि आप नोट कर लेंगे तो रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी। और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है, क्लास है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है ना वह सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक का हम उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि प्रतिपादन किसने किया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या यूं कहें कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना उसका नाम बताइए। तो देखिए, थॉर्नडाइक कहाँ के, अमेरिका के हैं। इनका पूरा नाम एडवर्ड ली या एडवर्ड ऑल थॉर्नडाइक है। इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है ना उसका प्रतिपादन किया है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है संबद्धवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि संबद्धवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहें या संबद्धवाद का सिद्धांत कहें, दोनों एक ही बात है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई उद्दीपक प्राणी के से समक्ष उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना उसके अकॉर्डिंग टू हम बात कर रहे हैं, जब कोई उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब यहाँ पर हम हमारा कोई भी लक्ष्य ले सकते हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है जॉब प्राप्त करना। ठीक है ना, आप सीटेट एग्ज़ाम जो है ना उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको सीटेट एग्ज़ाम जो है ना वह आपको पास करना है। तो समझ लीजिए कि वह क्या है, आपका गोल है, लक्ष्य है, उद्दीपक है, प्राणी के से समक्ष उपस्थित होता है। तो आपके सामने एक गोल उपस्थित है कि आपको सीटेट एग्जाम पास करना है, तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके प्रति क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो यही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। मतलब हम उद्दीपक को देखते हैं, हमारे लक्ष्य को देखते हैं और हम उसकी और अग्रसर होते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई है। यहाँ पर देखिएगा, आप यदि उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वह उद्दीपक क्या आपका सफल हो जाता है, लक्ष्य सफल हो जाता है। आगे देखिएगा, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, अधिगम का मतलब होता है सीखना। यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। मतलब कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक प्रकार का बंधन अथवा संबंध बन जाते हैं। आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सीटेट एग्जाम पास करना क्या है, आपका उद्दीपक हो गया है, और आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वह क्या है, आपकी अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया है। तो आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी, तो इसके बीच क्या बनता जा रहा है, एक बॉन्ड बनता जा रहा है कि आप जो उद्दीपक है ना उसके प्रति क्या होते जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं, उसके बीच संबंध बनता जा रहा है। तो इस प्रकार के संबंध को एसआर बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसआर बॉन्ड भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक प्रकार का बंधन अथवा संबंध बन जाते हैं, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध या एसआर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से हम जो एसआर बॉन्ड है ना, उद्दीपन अनुक्रिया किसको कहा जाता है, जो संबंध बनता है ना उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच, उसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। कि उद्दीपक है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं तभी वह संबंध बनता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाले होते हैं, अधिगमकर्ता के परिणामों से संतुष्ट होने पर यह बंधन मजबूत होते हैं। यदि आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपका जो बंधन है ना वह और मजबूत हो जाएगा। सीटेट एग्जाम के बाद आप केबीएस का एग्जाम देंगे या कोई भी अदर एग्जाम देंगे ना, तो आप उसी प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे और आपको बिलीव भी हो जाएगा, सेल्फ बिलीव काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने सीटेट एग्जाम को उसी प्रकार से प्रिपरेशन करके, प्रतिक्रिया करके क्या है उसको पास किया, अपने गोल को अचीव किया है। तो वह बॉन्ड कैसा हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और परिणामों की संतोषप्रद ना होने पर बंधन कमज़ोर होते हैं। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको परिणाम आपके अनुसार नहीं मिलते हैं, तो जो जो बंधन रहता है ना वह कैसा रहता है, वह मतलब कि कमज़ोर हो जाता है। जब किसी विशेष उद्दीपक तथा विशेष अनुक्रिया के बीच बंधन बन जाते हैं, उस विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर जो उससे संबंधित विशेष अनुक्रिया को शीघ्रता से करता हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट बस पढ़ लीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार जीव की सीखने की प्रक्रिया प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे, अब जीव सीखता है कोई व्यक्ति, तो वह क्या करेगा, पहले प्रयास करेगा, फिर त्रुटि भी करेगा, गलतियाँ भी करेगा,
क्लच दबाएगा, ब्रेक दबाएगा, समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रयास करता रहेगा तो क्या हो जाएगा, सीख जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार गलतियां भी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, त्रुटि कर रहा है आप, लेकिन आप फिर भी प्रयास करते रहेंगे और उसको अपने गोल जो है ना उसको अचीव करने के अग्रसर होते रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रयास बोलेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम संबंधी बिल्ली, चूहे तथा मुर्गियों पर प्रयोग किया। मोस्टली यहाँ पर बिल्ली का नाम आता है, आपको याद रखना है। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया है। आगे देखिएगा, थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत की प्रमुख सैद्धांतिक बिंदु इस प्रकार हैं। अधिगम में प्रयासों में त्रुटि समाहित होती है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अधिगम संबंधी बंधनों के बनने का परिणाम है। हमने बात की कि अधिगम क्या है भाई, बंधन जो रहते हैं ना वह बनते हैं। अधिगम संज्ञान पर आधारित ना हो पर प्रत्यक्ष पर होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया है 3rd नंबर का। देखिए, संज्ञान का मतलब रहता है कि आप अपने माइंड से, ठीक है ना, जो आप सोचते हैं विचारते हैं वह संज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि आपके सामने रोटी रखी है, ठीक है ना, तो वह कैसी, प्रत्यक्ष है, आपके सामने रखी है, आपको भूख लग रही है, आप उसे खा लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रक्रिया करके बना कर खा लेंगे, इस तरह से। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहता है ना, वह संज्ञान पर, सोच विचार पर आधारित नहीं रहता है। यहाँ पर सोचा विचारा नहीं जाता है, बल्कि क्या, प्रत्यक्ष रूप से उस कार्य को किया जाता है। अधिगम सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होती है, ठीक है ना। जो अधिगम है ना वह एकदम से नहीं, बल्कि क्या है, उत्तरोत्तर मतलब प्रयास करने पर ही अधिगम होता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 मुख्य नियम दिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया है। 5 गौण नियमों को बस आपको याद रख लेना है, अभी हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, मुख्य नियम में सबसे पहले अभ्यास का नियम, उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अभ्यास का नियम। दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। सबसे पहले हम देख लेते हैं अभ्यास का नियम। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। अभ्यास का नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है और अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है तथा पाठ्य वस्तु विस्मृति हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको ये जो सिद्धांत है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में बताना, यहाँ पर बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि अभ्यास का नियम क्या कह रहा है। देखिएगा, मैं फिर से वही का वही आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल जो सीटेट एग्ज़ाम है ना, उसका इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिएगा, इससे क्या रहेगा कि आपको याद भी रहेगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, भाई अभ्यास कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं टॉपिक्स का, उनको पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं ना, बार बार अभ्यास करने से क्या, उनको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगी और एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो इससे क्या रहेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। और यदि वे अभ्यास नहीं करेंगे तो वे क्या हो जाएगा, उन चीज़ों को वे भूलती जाएंगे और एग्जाम में जब वो याद करेंगे ना उन चीज़ों को, तो कैसे हो जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे, वे भूलते जाएंगे यदि अभ्यास सही नहीं करेंगे। तो अभ्यास के नियम के 2 भागों में बांटा गया है। अब अभ्यास के नियम को भी 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। वो आपने एक जो पहेली है ना, ये जो भी का है, तो सुना ही होगा कि बचपन में, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रही आबत जात है न सिल पर होत निशान। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो आपने कुआं देखा होगा, उस पर जो लोहे या लकड़ी के जो पार रहती है, ठीक है ना, उसको पार बोला जाता है गांव की भाषा में। अब आपकी भाषा में क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उस पर जो अपन पानी भरते हैं ना, तो जो रस्सी रहती है वो बार बार घिसने से क्या रहता है कि उस सिल पर निशान बन जाते हैं। तो यह क्या, अभ्यास ही तो हो रहा है ना। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जब हम किसी पार्ट या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे धीरे धीरे क्या होता है, भूलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यदि आप जो भी चीज़ें हैं उनको बार बार अभ्यास करते जाते हैं तो वे याद रहती हैं, अभ्यास नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि सीखने की प्रक्रिया क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब एक क्रम से चलती है। थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखने के लिए 2 तत्व अनिवार्य हैं। कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। देखिए, बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो वो यदि आपको ऑलरेडी आती हो, जैसे कि आपको कार चलाना आ रहा है, ठीक है, तो आपको कार चलाना आ रहा है तो आप उसको क्यों सीखेंगे अगेन, क्योंकि आप तो वह पहले से ही सीख चुके हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उसकी नीड भी होना चाहिए, आपको उसकी अभिप्रेरणा होना चाहिए। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन यहाँ पर, ठीक है ना।
भूख की संतुष्टि के लिए भोजन का होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको प्रेरणा है कार चलाने की, अब आपके पास कार भी तो होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि भूख की संतुष्टि के लिए क्या हो, भोजन भी होना चाहिए, अर्थात पुनर्बलन होना चाहिए। अब पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? देखिए, मैं ही बता देता हूँ। पुनर्बलन का मतलब रहता है कि आपको पुरस्कृत करना, मतलब कि उसके प्रति आपको प्रेरित करना, यहाँ पर पुनर्बलन होता है। आगे देखिएगा, अभ्यास के नियम का अब शैक्षिक महत्व क्या है, अब हम देख लेते हैं इसमें शिक्षा में किस प्रकार से इनको हम उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार बालकों को सिखाई जाने वाली क्रिया का उन्हें पर्याप्त अभ्यास कराएं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौलिक अभ्यास कराया जाए, बार बार अभ्यास कराया जाए। इससे बालक का मस्तिष्क ज्ञान के प्रति सचेत बना रहता है तथा पाठ्य सामग्री को दोहराने का भी अवसर मिलता है। अब अगला देखिएगा, प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो देखिएगा, इस नियम को संतोष का नियम भी कहते हैं। 2 बार संतोष आ गया यहाँ पर, तो इसको संतोष का नियम भी कहते हैं। जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है। जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। संतोषप्रद परिणाम व्यक्ति के लिए शक्तिवर्धक होते हैं तथा कष्टदायक असंतोषप्रद परिणाम अनुक्रिया के बंधन को कमजोर बना देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिएगा, आप कोई कार्य कर रहे हैं, उससे आपको क्या है, उससे आपको पुरस्कार मिल रहा है, आप अपनी कक्षा में फर्स्ट आ रहे हैं। जैसे कि आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको आपने पास कर लिया अच्छे नंबरों से। उसके बाद में आपको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, संतोष मिलेगा, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा ना, उसके प्रति आपको मोटिवेशन अपने आप ही जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, तो जो भी बच्चे, जैसे कि मान लीजिए वह उस परीक्षा को सफल नहीं हो पाए हैं, या कोई बच्चे उसको कोई भी चीज़ पढ़ रहा है उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से उसको भूल जा रहे हैं, तो इससे क्या रहता है, उनको असंतोष के परिणाम मिलेंगे कि वह क्यों नहीं कर पा रहा है। इसको असंतोष का परिणाम कहते हैं। आई होप कि सभी का सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो। यदि आप हमारे चैनल से पूरी तरह से जुड़े रहते हैं तो लगभग आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है ना, वह क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं और उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हिलगार्ड तथा वॉथर होगा, ठीक है ना, इसको वॉथर होगा यहाँ पर। हिलगार्ड तथा वॉथर ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा, प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक व अनुक्रिया का संबंध उसके प्रभाव के आधार पर मजबूत या कमजोर होता है। यह संबंध ऐसा होता है कि उससे जब व्यक्ति में संतोषजनक प्रभाव होता है, मतलब उसे अच्छा फल मिलता जाता है, तो वह उस काम को करता जाता है। इससे संबंध की शक्ति बढ़ जाती है। और जब संबंध ऐसा होता है कि उससे व्यक्ति में असंतोषजनक प्रभाव होता है, तो उससे शक्ति स्वतः ही कम हो जाती है। आगे देखिएगा, प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व देख लेते हैं। यहाँ पर छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित तथा अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब अगर बच्चे टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार देने से क्या रहेगा कि जो बच्चा है ना, वह और ज़्यादा प्रेरित होगा और जो नेक्स्ट टेस्ट जो भी रहेगा, मतलब कि एग्ज़ाम रहेगा, टेस्ट रहेगा, उसमें अच्छे नंबर लाने की और ज़्यादा कोशिश करेगा। क्रिया की समाप्ति पर पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था की जाए, इससे अधिगम प्रभाव स्थायी हो जाता है। अब दंड क्यों दिया जाता है बच्चों को, ठीक है ना। देखिए, कुछ पुरस्कार से जो अगर काम चलता है तो ठीक है, वरना दंड का प्रावधान भी इसलिए रखा गया है स्कूलों में भी कि थोड़ा बहुत दंड भी देना चाहिए, जिससे कि बच्चे डर से भी पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और खुद मोटिवेट रहते हैं, तो वह खुद ब खुद पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या रहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जब तक उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर दंड ना दिया जाए तब तक वह प्रेरित नहीं होते हैं। विद्यालय में छात्रों को व्यक्तिगत तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिगम कार्य को कराएं। ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास के बच्चे को आप 10वीं क्लास का जो भी है वह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 12th क्लास के बच्चों को आप जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना, मैट्रिक है, उसके बाद जो क्लासेस आती हैं उनका पढ़ाया जा रहा है। तो जो जिस स्तर का बच्चा है उसी प्रकार से पढ़ाया जाए। शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक को ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए जिससे छात्रों को संतोषप्रद अनुभव हो, अच्छा लगे। छात्रों को ज़्यादा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। शिक्षक को कक्षा शिक्षण में नवीन क्रियाओं को सिखाते समय शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए। उनके द्वारा उपयोग में लाई गई शिक्षण विधियों भी नवीन तथा रोचक होनी चाहिए। इससे छात्रों को नवीन विषय वस्तु को सीखने में मदद मिलती है या सफलता मिलती है, क्योंकि अधिगम क्रियाएं छात्रों के मानसिक स्तर में रुचि तथा क्षमता को अनुकूल बनाती हैं। आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तत्परता का नियम। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अब आपसे एक बात कहूँ कि आप अभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं अब आपसे बोलता हूँ कि आप एसएससी CHSL या CGL की तैयारी कीजिए।
अब आपको आपके मन में है कि आपको टीचर ही बनना है और आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीजीएल की तैयारी कीजिए, या आपके माता पिता बोल रहे हैं तो आप उस सीजीएल के लिए तत्पर नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप उसकी तैयारी करेंगे भी तो आप सही से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो यही तत्परता का नियम होता है कि आप जिस काम के लिए तत्पर रहते हैं ना, उसी काम को करना चाहिए। यदि आप उस काम के लिए तत्पर नहीं है तो वह काम अच्छे ढंग से नहीं होगा, और उससे क्या होगा, बंधन मतलब एक प्रकार का आप प्रेरित भी नहीं होंगे। ठीक है ना, अपन कहते हैं ना कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इन उद्दीपक और अनुक्रिया इन दोनों के बीच संबंध नहीं बन पाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात और करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी जानवर को प्यास लगी है, ठीक है, वो पानी खुद ब खुद पीने चला जाएगा, और यदि उसे प्यास नहीं लगी फिर भी आप उसे बार बार पानी पिला रहे हैं तो क्या पिएगा? नहीं पिएगा। मतलब वह तत्पर ही नहीं है उस काम के लिए। देखिए, इस नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह प्रक्रिया, यदि वह कार्य करता है जो उसे आनंद आता है तथा कार्य नहीं करता तो कष्ट व तनाव उत्पन्न करता है। जब वह सीखने को तैयार नहीं होता अथवा उसे अधिगम हेतु बाह्य किया जाता है तो झुलझुलाहट अनुभव करता है, मतलब वह गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है। रुचिकर कार्य करने में प्राणी को आनंद की अनुभूति होती है और अरुचि का कार्य सीखने में असंतोष का अनुभव करता है। आपने देखा होगा कि आपको जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद रहते हैं ना, आप उनको पढ़ना पसंद करते हैं, जो नहीं रहते हैं ना उनको पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप उनके प्रति तत्पर नहीं हैं, ठीक है, और उनके प्रति भी आप तत्पर हो जाइए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना सभी को पढ़ना ज़रूरी है, सभी से क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ नहीं पढ़ना, ईवीएस नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको सभी जो टॉपिक्स हैं ना उनको क्लियर कराया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्यवहार करने वाली संवाहक इकाई तत्पर होती हैं तो व्यवहार करने से संतोष की अनुभव होती है। इस नियम के अंतर्गत व्यवहार करने वाली इकाइयाँ जब कार्य को तत्पर नहीं होती, मतलब कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तो उस समय कार्य करना मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। तो मानसिक तनाव होता ही है, आपने खुद ही देखा होगा अनुभव कर कर। व्यवहार करने वाली इकाइयों को जब बलपूर्वक कार्य करवाने का प्रयास किया जाता है तो उसे असंतोष व कष्ट की अनुभूति होती है। अब आपको मैथ पसंद नहीं है, अब हम आपको बार बार वही पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़िए मैथ पढ़िए, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, ईवीएस पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको खुद ही गुस्सा आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी को तत्परता का नियम कहते हैं कि उस काम के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। अब तत्परता का नियम का हम कक्षा शिक्षण देख लेते हैं कि मतलब भाई कक्षा में बच्चों को हम कैसे हम इसको जो भी है ना उसको उसमें इसके अनुसार बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब कि बच्चा जो रहता है ना, सभी की पढ़ने की क्षमता एक जैसी नहीं रहती है, कोई धीरे सीखता है, कोई काफ़ी जल्दी समझ लेता है, तो हमें उन्हीं के अनुसार पढ़ाना चाहिए। अध्यापक को छात्रों को अधिगम के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनको ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं चाहिए, यदि उनका मन है तो पढ़ाइए, उसी टाइम पढ़ाइए जब उनका मन है। आपने देखा होगा स्कूलों में भी लंच ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर उस जो पढ़ाई जो चल रही है उसको रोचक बनाने के लिए, क्योंकि अगर वह पढ़ाई करते रहेंगे तो एक एक टाइम ऐसा आता है कि मन नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा करने से छात्रों का भावनात्मक दमन होगा और उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग होगा। फोर्थ पॉइंट है, छात्रों में मानसिक तत्परता के लिए अध्यापक को नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्रों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। देखिए, यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि टूर्स पे ले जाया जाता है, नई नई तकनीकों के अनुसार पढ़ाया जा रहा है आजकल के स्कूलों में। अब देखिए, सीखने के गौण नियम इस प्रकार हैं। बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि बहु अनुक्रिया का नियम कहता है, देखिए, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। जैसे कि मैथ्स जो रहता है ना, एक सवाल को अपन कई तरह से कई विधियों से हल कर सकते हैं। तो बहु अनुक्रिया मतलब बहु मतलब अनेक क्रियाएं करते हैं। कोई भी काम अगर कोई समस्या है तो आप उसको अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से क्रियाएं कर रहे हैं, तो उसको बहुनिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और अनुक्रिया को करने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता है। इस प्रकार अपनी समस्या को सुलझाने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है, और जब वह उस समस्या को जो प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व कर लेता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसको संतोष मिलता है, अच्छा लगता है। मानसिक स्थिति का नियम। किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति कि किसी कार्य को सीखने में रुचि व तत्परता है, जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं, तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है। किंतु यदि प्राणी में मानसिक रूप से कार्य करने तत्पर नहीं है तो वह क्या करेगा? वह उसे अच्छे से नहीं सीख पाएगा।
अगला है आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई क्रिया संपूर्ण स्थिति में प्राप्त नहीं होती। यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षियों तथा अंशों के प्रति ही होती है। यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, ठीक है ना। अंशों के प्रति होती, अंशों का मतलब रहता है टुकड़े। अर्थात यह नियम बताता है कि कार्य को आंशिकता विभाजित करने से वह कार्य जल्दी सीख लिया जाता है। जैसे कि आपके पास अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे सीटेट एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, अब आप इनको डिवाइड कर लीजिए पांचों सब्जेक्ट्स को और टाइम टू टाइम पढ़ते जाइए। तो इससे क्या होगा, आप डिवाइड करेंगे ना तो अच्छे से सीख जाएंगे। कोई भी काम है आपको धीरे धीरे करेंगे ना तो वह काफ़ी अच्छे से होगा। एकदम से करने की सोचेंगे ना तो वह जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ेगा ही, सही नहीं होगा। आगे देखिए सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस नियम का आधार पूर्ण अनुभव है। प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या की उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति क्या समस्या का अनुसरण करता है जिससे वह पहले ही अनुभव कर चुका है। वह देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधी सरल भाषा में समझा दूँ, इतनी डिस्क्रिप्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके नाम याद रखना है कि सादृश्यता का नियम क्या कहता है। वह उसके प्रति वैसी प्रतिक्रिया करेगा जैसा उसने पहली परिस्थिति या समस्या के साथ की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने अनुभवों के समानता पर सीखने में सरलता तथा शीघ्रता होगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को उन चीज़ों से रिलेट करेंगे कि पहले कब उस प्रकार की आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो उस प्रकार से आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और इससे क्या रहेगा, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने सभी नियम्स को डिस्कस कर लिया है। बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्य अनुक्रिया का नियम। यहाँ पर इनको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो ये तीन नियम हैं। कौन कौन से हैं? मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, अमेरिका के थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3 दिए हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। आगे देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे, अब इन्होंने गौण नियम भी दिए हैं, तो कौन कौन से हैं? वह है मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। यहाँ पर ये सभी के सभी नियम दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा सिद्धांत या कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि एक व्यक्ति कोई काम करता है और उसे ज़बरदस्ती कार्य को कराया जाता है तो वह किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा? अच्छा, नकारात्मक, या उसे संतोष होगा या असंतोष होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना और किस नियम से रिलेटेड है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।